एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां सर्दियों में तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। हड्डियों को जमा देने वाली ठंड, जहां हवा भी जैसे बर्फ की तरह चुभती है। बाप रे, -45 सच में काफी एक्सट्रीम है ना? ये लद्दाख का द्रास इलाका है। और अब उसी देश में एक और जगह के बारे में सोचिए जहां गर्मियों में तापमान 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 51 डिग्री मतलब सीधे चमड़ी झुलस जाए। एग्जैक्टली। ये राजस्थान का फलोदी है। और देखिए, सिर्फ तापमान ही नहीं, बारिश का हाल भी कुछ ऐसा ही है। एक ही देश में एक तरफ मेघालय का मौसिनराम है, जहां साल भर में 11,800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा। राइट। और दूसरी तरफ राजस्थान का जैसलमेर है, जहां पूरे साल में 100 मिलीमीटर बारिश भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। ये किसी अलग अलग ग्रह के आंकड़े नहीं हैं, ये एक ही देश के भौगोलिक सच हैं। ये आंकड़े आमतौर पर हैरान करने वाले होते हैं। देखिए, एक ही देश की भौगोलिक सीमा के अंदर इतना बड़ा विरोधाभास देखने को मिलना अपने आप में एक रहस्य है। एक हिस्सा बर्फ से जमा हुआ है और ठीक उसी वक्त एक दूसरा हिस्सा आग की तरह तप रहा है। और हमारे इस गहरे विश्लेषण का मिशन यही समझना है कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा है, कैसे इस देश की जमीन, यहाँ के पहाड़, नदियां और हवाएं एक दूसरे पर असर डालती हैं। बिल्कुल। हमने कई सोर्सेस का विश्लेषण किया है, जैसे रिसर्च पेपर्स, एनसीईआरटीज़ की जानकारियां और भूगोल के कई लेख, ताकि इस पूरे सिस्टम की गहराई को समझा जा सके। ओके, लेट्स अनपैक दिस। क्योंकि इस कहानी की शुरुआत आसमान या मौसम से नहीं, बल्कि जमीन की बहुत गहराई में छुपी टेक्टोनिक प्लेट्स की एक बेहद पुरानी और तेज रफ्तार टक्कर से होती है। सही कहा। अगर इन भौगोलिक विविधताओं के मूल तक जाना है तो सफर जमीन के नीचे से ही शुरू करना होगा। देखिए, लाखों साल पहले आज का जो भारत है वो वहां बिल्कुल नहीं था जहां वो आज नक्शे पर दिखता है। वैसे ये सोचने में ही काफी अजीब लगता है। हाँ, ये गोंडवाना लैंड नाम के एक विशाल प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा था। फिर जमीन के भीतर की उथल-पुथल के कारण करीब 50 से 55 मिलियन साल पहले इंडियन टेक्टोनिक प्लेट ने उस लैंडमास से टूटकर उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ अपना सफर शुरू किया। 50 मिलियन साल पहले। राइट। और सबसे चौंकाने वाली बात इस सफर की रफ्तार थी, करीब 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। 15 सेंटीमीटर सुनने में आम जिंदगी में शायद बहुत मामूली लगे। हाँ, पर जियोलॉजी या भूविज्ञान की दुनिया में ये एक सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड है। बाकी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स के मुकाबले ये इंडियन प्लेट दोगुनी तेजी से आगे बढ़ रही थी। फिर इस तेज रफ्तार प्लेट का सामना एक विशाल यूरेशियन प्लेट से हुआ। मैं इसको इस तरह से देखता हूं। सोचिए, एक तेज रफ्तार गाड़ी जो इंडियन प्लेट है, आगे बढ़ती हुई एक बहुत ही मजबूत दीवार यानी यूरेशियन प्लेट से जा टकराती है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि गाड़ी का आगे का हिस्सा, उसका बोनेट, पूरी तरह से क्रश होकर मुड़कर आसमान की तरफ उठ जाता है। ये बहुत ही सटीक एनालिसिस है। और यही मुड़ा हुआ, क्रश हुआ हिस्सा आज हमारा विशाल हिमालय पहाड़ है। लेकिन व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये टक्कर कोई ऐसी घटना नहीं है जो एक बार होकर खत्म हो गई है। वेट, आपका मतलब है ये टक्कर अभी भी चल रही है? एग्जैक्टली। ये एक्सीडेंट आज भी इस वक्त चल रहा है। इंडियन प्लेट आज भी 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रही है, उसके नीचे धंस रही है। ओह वाह! तो इसका असर पहाड़ों पर क्या पड़ रहा है? इसका नतीजा ये है कि हिमालय हर साल करीब 1 सेंटीमीटर और ऊंचा हो रहा है। इन पहाड़ों के बनने की इस पूरी प्रक्रिया को जियोलॉजी के 2 दिग्गजों एडवर्ड स्वेस और कोबर ने अपनी जियोसिंक्लाइन थ्योरी में काफी अच्छे से समझाया है। अच्छा। उनके अनुसार इन दोनों प्लेट्स के बीच में कभी टेथीज नाम का एक समुद्र बह रहा था। तो जब वो गाड़ी दीवार से टकराई तो बीच में एक समुद्र था? सही पकड़ा। जब ये टक्कर हुई तो वो टेथीज समुद्र लगातार सिकुड़ने लगा। उस समुद्र के तल पर लाखों सालों से जो मलबा, रेत, मिट्टी और फॉसिल्स जमा थे, वो सब इस टक्कर के दबाव में आकर कंप्रेस होने लगे। जैसे एक टूथपेस्ट की ट्यूब को दोनों तरफ से दबाने पर पेस्ट बाहर आता है ना, वही तैथिस समुद्र का मलबा कंप्रेस होकर, फोल्ड होकर ऊपर उठ गया। यही मलबा हिमालय के विशाल पहाड़ों की चोटियों का आधार बना। बाप रे! इसका मतलब जिन पहाड़ों की चोटियां आज आसमान को छू रही हैं, वो दरअसल किसी जमाने में एक समुद्र का फर्श थे। ये मैकेनिक्स सच में हैरान करने वाले हैं। है ना?
लेकिन जब प्लेट्स आपस में इस बेरहमी से टकराई होंगी तो इसने सिर्फ पहाड़ तो नहीं बनाए होंगे। सोर्सेज बताते हैं कि इस पूरे भूभाग को 6 अलग-अलग भौगोलिक हिस्सों में बांटा गया है। The 6 physiographic phases। हाँ, और ये सारे हिस्से एक दूसरे के कारणों का परिणाम लगते हैं, मतलब कॉज एंड इफेक्ट। सही विश्लेषण है। ये 6 हिस्से सिर्फ रैंडम जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये एक चेन रिएक्शन का नतीजा है। सबसे पहले तो वही हिमालयन माउंटेन्स बने, जो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स में बनते हुए हैं, राइट? बिल्कुल। अब देखिए, जब इतने विशाल पहाड़ ऊपर उठे तो उनके ठीक नीचे दक्षिण की तरफ एक बहुत बड़ा गड्ढा, ये डिप्रेशन बन गया। एक गड्ढा, जमीन धंस गई वहां। हाँ, और फिर लाखों सालों तक हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा अपने साथ पहाड़ों को काटकर मिट्टी और बालू लाती रहीं और इस गड्ढे में भरती रहीं। ओ, जिसे अलूवियम कहते हैं। एग्जैक्टली। यही जमा हुई मिट्टी आज देश का दूसरा भौगोलिक हिस्सा है, नॉर्दर्न प्लेन्स या इंडो गैंगेटिक मैदान, जहां की जमीन देश में सबसे ज्यादा उपजाऊ है। इसे खादर, भांगर, भाबर और तराई जैसे अलग-अलग मिट्टी के प्रकारों में बांटा जाता है। यहाँ एक विरोधाभास, एक गजब का कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। ठीक है, हिमालय एक नया पहाड़ है, यूथ में बेचैन है, लेकिन उसके ठीक नीचे जो तीसरा हिस्सा आता है, पेनिनसुला प्लेटो। सोर्सेज बताते हैं कि पेनिनसुला प्लेटो दुनिया के सबसे पुराने और स्थिर भूभाग में से एक है। क्या ये अजीब नहीं है कि देश का एक हिस्सा जहां लगातार भूकंप आते हैं और जमीन कॉन्स्टेंटली बदल रही है, उसके ठीक नीचे एक ऐसा लैंडमास है जो लाखों सालों से बिल्कुल ठहरा हुआ है? यही तो भारत के भूगोल को दुनिया में अनोखा बनाता है। एक ही वक्त में एक तरफ हिमालय है जो एक बेचैन बच्चे की तरह है, जिसमें तेजी से बदलाव हो रहे हैं, और दूसरी तरफ पेनिनसुला प्लेटो है, जिसमें अरावली, विंध्या, सतपुरा और डेक्कन आते हैं। सही। ये एक शांत बुजुर्ग की तरह है। ये हिस्सा इतना पुराना और स्थिर है कि यहाँ अब नए पहाड़ नहीं बनते, और इसी विरोधाभास ने इस जमीन को 2 अनमोल चीजें दी हैं। वो कैसे? पेनिनसुला प्लेटो के स्थिर और पुराने होने की वजह से उसकी चट्टानों में, जैसे छोटा नागपुर के इलाकों में, कोयले, आयरन ओर और अन्य खनिजों के विशाल भंडार दबे पड़े हैं। अच्छा, माइनिंग रिसोर्सेज। हाँ, वहीं नए हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ जो उपजाऊ अलूवियल मिट्टी लाती हैं, वो खेती को आधार देती हैं। तो दोनों की खासियत अलग है, एक ने खेती दी और दूसरे ने मिनरल्स। और 6 हिस्सों की पूरी तस्वीर देखें तो इन 3 के अलावा चौथा हिस्सा थार डेजर्ट है, जहां 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। राइट। 5वां हिस्सा कोस्टल प्लेन्स है, जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के किनारे तटीय इलाके हैं। और आखिरी 6ठा हिस्सा हमारे आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबर और लक्षद्वीप। और आपको पता है, अंडमान में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड भी मौजूद है। अरे वाह! इन फिजिकल फीचर्स को समझने के बाद अब एक और पहलू आता है जो सीधे तौर पर इस जमीन के आकार से जुड़ा है, और वो है पानी का बहाव। यहाँ की नदियाँ। जमीन का ढलान ही तय करता है कि नदियां कैसे और कहाँ बहेंगी। देश की नदी प्रणाली को हम मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली हैं हिमालयन नदियां और दूसरी हैं पेनिनसुलर नदियां। और दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर है ना? जमीन आसमान का अंतर है। हिमालयन नदियां जैसे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये ग्लेशियर्स से निकलती हैं, इसलिए इनमें साल भर पानी रहता है। ये पेरेनियल होती हैं। राइट। ये भी जवान पहाड़ों को काट रही हैं, इसलिए इनका बहाव तेज और आक्रामक होता है। दूसरी तरफ पेनिनसुलर नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये बारिश पर निर्भर करती हैं। यानी ये सीजनल है। हाँ, और क्योंकि वो एक ऐसे प्लेटो पर बह रही हैं जो बहुत पुराना और कठोर है, ये नदियां अब जमीन को और ज्यादा काट नहीं पाती। ये अपनी मैच्योर स्टेज में है, शांत बहती हैं और इनकी घाटियां चौड़ी और उथली होती हैं। उथली मतलब शैलो होती है। तापी इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि ये जमीन के भीतर बनी रिफ्ट वैलीज के कारण उल्टा बहती हैं, यानी वेस्ट की तरफ। Here's where it gets really interesting. नदियों के ओरिजिन की इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सोर्सेज में एक टर्म दिया गया है, एंटीसीडेंट रिवर्स, जिसका मतलब है कि इंडस और ब्रह्मपुत्रा जैसी नदियां हिमालय पहाड़ से भी पुरानी हैं। सुनने में काफी काउंटर इंट्यूटिव लगता है। वही तो, साधारण लॉजिक ये कहता है कि पहाड़ पहले बनता है और पानी फिर उसके ढलान से रास्ता बनाता है। एक नदी उस पहाड़ से पुरानी कैसे हो सकती है जिसे वो खुद काट रही है? ये सच में थोड़ा उलझा देने वाला विषय लगता है।
पर इस एंटीसीडेंट ड्रेनेज को हम एक मैकेनिक्स की थ्योरी से काफी आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे लकड़ी ऊपर उठ रही है, आरी उसको बीचों बीच काटती जा रही है। यहाँ आरी नदियां हैं और ऊपर उठती हुई लकड़ी हिमालय पहाड़ है। सटीक एनालॉजी है। टेथिस समुद्र के आसपास के इलाकों में ये नदियां पहले से ही बह रही थीं। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर हुई और हिमालय धीरे धीरे मिलीमीटर दर मिलीमीटर आसमान की तरफ उठने लगा, तो इन नदियों ने अपना रास्ता नहीं बदला। वाह, उन्होंने अपना रास्ता वहीं रखा। हाँ, नदियों का बहाव और उनकी जमीन काटने की ताकत पहाड़ के ऊपर उठने की रफ्तार से मिल खाती थी। लाखों साल तक ये टकराव चलता रहा, हिमालय उठता गया और नदियां उस चट्टान को ठीक उसी जगह पर काटती चली गई। इसीलिए वहां इतने गहरे गॉर्जेस हैं। एग्जैक्टली। आज हम जो ब्रह्मपुत्र और इंडस नदियों के आकार के बेहद गहरे और खड़े गॉर्जेस देखते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि वो नदियां उस राइजिंग माउंटेन को एक स्पिनिंग सॉ ब्लेड की तरह काट रही हैं। और देखिए, इन नदियों के विकास में एक बहुत ही हैरानतंगेज थ्योरी इंडो ब्रह्मा नदी की आती है। इंडो ब्रह्मा नदी। मैं डिड्यूस करने की कोशिश करता हूं। अगर लैंडमास इतनी तेजी से शिफ्ट और राइज हो रहा था, तो सीधी सी बात है नदी का फ्लो डिस्टर्ब हुआ होगा। बिल्कुल। लेकिन क्या लैंड के उठने पर एक विशाल नदी अचानक से 3 अलग नदियों में, मतलब इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा में टूट सकती है? जमीन के हिलने से एक बड़ा पानी का हिस्सा एक बड़ी झील में भी तो तब्दील हो सकता था। वो ठीक 3 सिस्टम में कैसे बनता? यही जियोलॉजी का जादू है। देखिए, प्लाइस्टोसीन काल में जो समय का वो दौर था जब जमीन के आकार में भारी परिवर्तन हो रहे थे, कहा जाता है कि उस वक्त सिर्फ एक ही विशाल नदी बह रही थी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्मन नदी कहते हैं। सिर्फ एक नदी? हाँ, ये नदी असम से शुरू होकर हिमालय के साथ साथ पंजाब होते हुए सिंध की खाड़ी तक का सफर करती थी। लेकिन फिर जमीन के भीतर कुछ जबरदस्त कॉन्टिनेंटल शिफ्ट्स हुए। दिल्ली के पास की जमीन, जिसे आज हम दिल्ली रिज कहते हैं, वो एक दीवार की तरह ऊपर उठ गई। अच्छा। इसने आगे बढ़ते पानी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। इंडस सिस्टम अलग हो गया और गंगा सिस्टम अलग। तो ये पहला बंटवारा था। सही। फिर इसके कुछ समय बाद एक और उथल-पुथल हुई, जहां राजमहल हिल्स और मेघालय प्लाटू के बीच की जमीन धंस गई, जिसे मालदा गैप कहा जाता है। ओह, वहां पर धंसा हुआ। हाँ, और इस गड्ढे ने पानी के बहाव को ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच तोड़ दिया। तो जमीन का उठना और धंसना, इस एक मैक्रो लेवल प्लम्बिंग डाइवर्जन ने एक अकेले फ्लो को आज के 3 विशाल नदी तंत्रों में बदल दिया। क्या बात है। तो जिस जमीन के टुकड़े पर नदियां बह रही थीं, उस जमीन ने पानी के बहाव को तय किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जमीन के आकार ने पानी को कंट्रोल किया, लेकिन इस जमीन और इन नदियों ने मिलकर हमारे आसमान, यानी यहाँ की जलवायु को, क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल किया है? ये लिंक बेहद दिलचस्प है ना? देश का मौसम मुख्य रूप से ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप का है, जिसमें 4 ऋतुएं आती हैं: विंटर, समर, साउथ वेस्ट मॉनसून और पोस्ट मॉनसून। यहां अगर ध्यान से देखें तो देश की पूरी क्लाइमेट डायनामिक्स 2 बड़े भौगोलिक फीचर्स पर टिकी हुई लगती है। गार्ड और मैग्नेट, राइट? बिल्कुल। एक तरफ हिमालय है जो एक विशाल गार्ड की तरह खड़ा है, और दूसरी तरफ थार डेजर्ट है जो एक विशाल मैग्नेट की तरह है। हिमालय गार्ड इसलिए क्योंकि वो सेंट्रल एशिया से आने वाली जमाने वाली हवाओं को देश में घुसने से रोकता है, वरना नॉर्थ इंडिया का हाल किसी बर्फ के बंजर मैदान जैसा होता। पर ये थार डेजर्ट का मैग्नेट कैसे काम करता है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये गार्ड और मैग्नेट का बैलेंस इस भूभाग के अस्तित्व की बुनियाद है। देखिए, थार डेजर्ट सिर्फ रेत का ढेर नहीं है, इसकी फिजिक्स मॉनसून को चलाती है। वो कैसे? गर्मियों के दिनों में जब यहाँ का तापमान 50 डिग्री के पार चला जाता है, तो उस अत्यधिक गर्मी की वजह से वहाँ की हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है। जब हवा ऊपर उठती है, तो जमीन के पास एक जबरदस्त लो प्रेशर वैक्यूम बन जाता है। एक खाली जगह बन जाती है। एग्जैक्टली। ये खाली जगह, ये वैक्यूम ही वो मैग्नेट है। ये मैग्नेट इतना शक्तिशाली होता है कि वो हजारों किलोमीटर दूर इंडियन ओशन के ऊपर तैयार होने वाली उन मौसमी हवाओं को, जो पानी से भरी होती हैं, अपनी तरफ खींच लेता है। वो तभी मॉनसून आता है। हाँ, इन्हीं हवाओं को हम साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं,
देश का 75 से 80% पानी सिर्फ उन्हीं कुछ महीनों में आता है जब जून से सितंबर के बीच ये मैग्नेट काम करता है और समुद्र की हवा जमीन पर बरसती है। लेकिन इन सोर्सेज और रिपोर्ट्स को पढ़ते हुए सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जो काफी विचलित करने वाली है। लाखों सालों के समय में गॉड और मैग्नेट का जो एक डेलिकेट बैलेंस बना था, एक लय और रिदम सेट हुई थी, वो अब डीपली डिसरप्ट हो रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से। हाँ, इस सिस्टम में दरारें आने लगी हैं। डेटा ये बताता है कि 1901 से 2018 के बीच इस भूभाग का एवरेज टेम्परेचर 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ये सिर्फ एक मामूली नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस बढ़ते तापमान का असर हम दो एक्सट्रीम्स में देख रहे हैं। एक तरफ मुंबई जैसे शहरों में एक ही दिन में 900 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है, और दूसरी तरफ एंटीसीडेंट नदियां जिन्होंने उगते हुए हिमालय को काटने की शक्ति रखी थी, उनको पानी देने वाले ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। साथ ही समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने से सुंदरबंस जैसे कोस्टल इलाकों पर डूबने का खतरा है। तो ये फिजिक्स बदल कैसे रही है? एवरेज टेम्परेचर में थोड़ा सा बदलाव इस पूरे जलवायु चक्र को कैसे तबाह कर रहा है? अगर हम पूरे डाटा और एटमॉस्फेरिक फिजिक्स को देखें तो इसके पीछे का कारण बहुत स्पष्ट है। देखिए, जब एटमॉस्फेयर का तापमान भले ही 0.7 डिग्रीज बढ़ता है तो उस हवा की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी की बूंदों को रोके रखने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। मतलब गर्म हवा ज्यादा पानी होल्ड कर सकती है। आसान शब्दों में, हाँ, गर्म हवा बादलों में और ज्यादा पानी इकट्ठा करके रख सकती है। इसका असर ये होता है कि बारिश लगातार धीमे धीमे होने की बजाय कई दिनों तक नहीं होती, और फिर जब बादल फटते हैं यानी क्लाउड बर्स्ट होता है तो कई दिनों का पानी एक ही दिन में मुंबई या किसी और इलाके में 900 मिलीमीटर की बाढ़ बनकर गिरता है। बाप रे, तभी अचानक से इतनी बाढ़ आती है। सही। दूसरी तरफ जब हिमालयन ग्लेशियर्स तेजी से श्रिंक हो रहे हैं या पिघल रहे हैं तो इसका शॉर्ट टर्म असर ये होगा कि आने वाले कुछ दशकों तक पेरिनियल नदियों में अचानक बर्फ पिघलने से बहुत ज्यादा पानी आएगा, जिससे पहले बाढ़ आएगी। और लॉन्ग टर्म असर? जैसे ही वो ग्लेशियर्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, वहां लॉन्ग टर्म सूखा पड़ेगा। ये डेटा ये बताता है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे भयानक बाढ़, गंभीर सूखा और जानलेवा हीट वेव्स अब एक्सेप्शन नहीं रहे, बल्कि यही नया नॉर्मल बन चुके हैं। ये तथ्य हकीकत में झकझोर देने वाले हैं। क्योंकि ये भूगोल, ये गार्ड और मैग्नेट का काम करना या किसी टेक्टोनिक प्लेट का आगे बढ़ना सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं है। एक आम इंसान के लिए ये सवाल उठना चाहिए कि इन सब जानकारियों से उसका क्या वास्ता है? वास्ता काफी गहरा है ना? वास्ता इसलिए है क्योंकि इस देश की मिट्टी और इस मौसम का चक्रव्यूह ही ये तय करता है कि देश के एक आम नागरिक की थाली में खाना आएगा या नहीं। यही हवाएं और पहाड़ फैसला करते हैं कि खरीफ की फसल बोने वाले किसान को चैन की नींद आएगी या उसकी फसल सूखे की भेंट चढ़ जाएगी। ये सब कुछ उस व्यापक इकोसिस्टम का हिस्सा है जिस पर इस देश की आबादी का जीवन निर्भर है। सही कहा। और अगर इस विश्लेषण को समझते हुए कोई थोड़ा आगे की सोचे, एक अगला कदम उठाए, तो एक ऐसी भौगोलिक संभावना सामने आती है जिसमें जियोलॉजी और क्लाइमेट दोनों की सीमाएं आपस में टकराती हैं। वो कैसे? चर्चा की शुरुआत में हमने इस तथ्य पर बात की थी कि इंडियन प्लेट आज भी 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष आगे बढ़ रही है और हिमालय हर साल 1 सेंटीमीटर और ऊंचा हो रहा है। जी, ये प्रक्रिया तो लगातार चली रही है। तो अगर आने वाले लाखों सालों के टाइम स्केल पर सोचा जाए तो क्या होगा अगर हिमालय पहाड़ की श्रृंखला इतनी बड़ी, इतनी ऊंची और चौड़ी हो जाए कि वो समुद्र से आने वाली मॉइस्चर लेडन मानसूनी हवाओं के खिलाफ एक ऐसी ऊंची दीवार बन जाए जिसे पार करना मानसून के लिए पूरी तरह असंभव हो जाए। राइट, यानी मानसून रुक सकता है। अगर पहाड़ पूरी तरह से उन हवाओं को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा? क्या थार का वो विशाल डेजर्ट मैग्नेट हवाओं को खींचने की अपनी शक्ति खो देगा? ये पहाड़ उस वक्त सेंट्रल एशिया की जानलेवा ठंड से तो बचा लेंगे, पर क्या अपनी लगातार बढ़ती ऊंचाई के कारण वो उस मॉनसूनी बारिश का रास्ता भी बंद कर देंगे जिस पर इन मैदानों का जीवन और खेती टिकी हुई है? ये सच में एक ऐसा सोच विचार करने वाला सवाल है जो हर किसी के जहन में लुकना चाहिए। एक ऐसी भौगोलिक कहानी जो खत्म नहीं हुई है, जो अभी भी हर पल लिखी जा रही है। जिस जमीन को स्थिर माना जाता है वो अभी भी सफर कर रही है। बिल्कुल। शुरुआत में द्रास की जमा देने वाली ठंड और फलोदी की चमड़ी झुलसा देने वाली गर्मी का जिक्र किया गया था। अब इस पूरे विश्लेषण से ये साफ हो जाता है कि ये सब एक्सट्रीम्स आपस में कॉज़ैलिटी से जुड़े हुए हैं।
टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर से होने वाली जमीन की उथल-पुथल से लेकर उस आरे और लकड़ी की तरह पहाड़ों को काटती हुई नदियों तक, और फिर थार डिजर्ट के प्रेशर वैक्यूम से खींचकर आने वाले मॉनसून बादलों तक। सब एक चेन है। हाँ, सब कुछ एक बेहद बारीक और जटिल फाइन ट्यून्ड मशीन का हिस्सा है। एक ऐसी विशाल मशीन जिसकी कहानी और जिसके बनने बिगड़ने का चक्र आगे भी लगातार बदलता रहेगा।